हेलो नाज़रीन, आज का हमारा ये मौजू उन लोगों के लिए, उन जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अभी तक बे औलाद हैं। यानी जिनकी शादी को तकरीबन 12 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं और बजाय बहुत ज़्यादा कोशिश करने के अभी तक जो है वो औलाद की जो नेमत है उससे महरूम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ख़वातीन के अंदर इनफर्टिलिटी का मसला होता है तो उसके पीछे कौन कौन सी वजूहात हैं। और इसके बाद मेरी दूसरी वीडियो कुछ दिन के बाद आएगी जिसमें हम बात करेंगे कि मर्दों के अंदर अगर ये मसला चल रहा है जिसको इम्पोटेंसी या मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं तो उसकी क्या वजूहात है उसका भी हम बाद में ज़िक्र करेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो जो है ये ख़वातीन के हवाले से है कि वो औरतें जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं। अब चाइल्ड बेयरिंग एज वो होती है जो नॉर्मली 15 साल से लेकर तकरीबन 49 साल तक की उम्र होती है। यानी जब एक खातून की उम्र 15 साल को क्रॉस करती है और तकरीबन 49 तक होती है तो इस एज को कहते हैं चाइल्ड बेयरिंग एज। यानी इसके दरमियान अगर उनकी शादी होती है या वो क्वाइटस करती हैं तो उनमें प्रेगनेंसी या बच्चा पैदा होने का यही राइट टाइम होता है। अलबत्ता यह है कि 15 से 20 के दरमियान चांसेस ज़रा कम होते हैं क्योंकि उस वक्त वो औरत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई होती। लेकिन 20 के बाद या 18 के बाद तकरीबन 45 तक उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जूँ जूँ एक लड़की की या एक औरत की उम्र बढ़ती है और ख़ासकर जब वो तकरीबन 35 को क्रॉस कर लेती है तो उसके अंदर भी इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है और उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी एक अच्छी औलाद हो, सेहतमंद आपके बच्चे हों, ज़रूरी नहीं कि एक ही औलाद हो, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी औलाद हो, सेहतमंद हो, तो शादी राइट टाइम पे होनी चाहिए। ख़ासकर जब ख़वातीन की उम्र 18 क्रॉस करे और 30 से पहले पहले अगर वो शादी करती हैं तो उनके अंदर जो है वो हार्मोन्स एक पीक पर होते हैं और उनके अंदर बच्चे पैदा करने की हिम्मत भी होती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारी नानियाँ थी, दादियाँ थीं या जो बहुत बुज़ुर्ग औरतें गुज़री थीं, पुराने ज़माने की मैं बात करूँ तो उनके यहाँ एवरेज में 6 से 8 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद उनमें डिक्लाइन शुरू हो जाता है और बहुत सारी वजूहात हैं कि वो ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकती। यानी अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले ज़माने में होती थी कि ख़वातीन 6 से 8 बच्चे पैदा करने के बावजूद भी सेहतमंद होती थीं। आजकल 1 या 2 बच्चों के बाद आप जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं कि बच्चे पैदा 1-2 करने के बाद भी मुश्किलात होती है और कुछ ख़वातीन को तो इवन एक बच्चा पैदा करने में भी दुश्वारी होती है। और उसी के बारे में आज हमने बात करी जिसको कहते हैं फ़ीमेल बांझपन या फ़ीमेल इनफर्टिलिटी। तो आज हम ये बात करेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं और आखिर में मैं आपके साथ कुछ रेमेडीज़ शेयर करूँगा, कुछ होम रेमेडीज़, कुछ नेचुरल तरीके जिसके ज़रिए इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रॉपर इलाज हो तो आप किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट, होम्योपैथ से ज़रूर मशवरा करें। या अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो मेरा नाम डॉक्टर अली है और मैं नेचुरोपैथ हूँ। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है और मेरे पास सैकड़ों की तादाद में इस तरह की ख़वातीन आई हैं पिछले 8 से 10 साल में जिनकी औलाद का मसला है और मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि उनका हमने इलाज किया और आज उनके वहाँ औलाद है। तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ मामूली चीज़ें हों जो कि अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो उनको आइडेंटिफाई करके अगर आप अपना इलाज करें तो इस कंडीशन को आप बेहतर कर सकते हैं क्योंकि औलाद का ना होना एक बहुत बड़ी महरूमी होती है और हमारी नस्लों के आगे चलने के लिए एक औलाद ही होती है, बच्चे ही होते हैं जो हमारा नाम लेकर आगे चलते हैं। तो अगर आपकी औलाद नहीं है तो डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी का तो आप शिकार हैं ही। मुआशरा भी आपको अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता और शादी होने के बाद अक्सर लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि कितने बच्चे हैं, बच्चे हुए या नहीं हुए, और वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी या एम्बेरसमेंट का बाहिस बनते। तो ये एक सीरियस मौजू है। इसमें हम किसी लग्जरी ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे बल्कि एक सीरियस मौजू है। और अगर आपका कंसर्न है इस बारे में या आपकी फैमिली में किसी को ये कंसर्न है तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें कुछ आपके साथ साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस करने, उसकी वजूहात डिस्कस करनी है। चलिए, तो आज हम अपना मौजू शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये होती है कि अक्सर लोग ब्लेम करते हैं औरत को, लेकिन याद रखें कि मेडिकली ये बताया गया है और ये प्रूवन है कि औलाद पैदा करने में जितना एक रोल औरत का होता है उतना ही इक्वल रोल मर्द का भी होता है। यानी मर्द और औरत मिलकर ही इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फॉल्ट औरत का नहीं होता। बहुत जगहों पर हमने देखा है कि मर्दों के में अंदर कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन चूंकि वो एक ईगो का मसला होता है, बाज़ मर्द इस मामले को डिस्कस नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते और अपना प्रॉपर इलाज नहीं करते और काफ़ी अर्से तक औरतों के ऊपर ये प्रेशर रहता है। लेकिन मेडिकली आप अगर आप इस पर थोड़ी रिसर्च भी करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें दोनों का इक्वल जो है ना प्रोपोर्शन होता है और दोनों इसमें इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बाज़ बात ये होता है कि मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती,
ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, کیئر کا مسئلہ ہوتا ہے, بعض اوقات غلط دن یہ لوگ چوز کرتے ہیں, غلط طریقوں سے یہ آپس میں ملاپ کرتے ہیں, تو یہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. کیونکہ یہ ایک چیز ہے, اس میں افیکشن بڑا ضروری ہے. یعنی جب تک ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ ملاپ ایک رجحان کے حساب سے, پیار محبت کے توجہ کے ساتھ نہیں ہوگا, تو ان کے اندر جو کلائمیکس ہوتا ہے یا جو بچہ پیدا کرنے کے لیے جذبات ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں آئیں گے, اور اس وجہ سے بھی عورتوں میں جو ہے نا پریگنینسی کا یا بچے پیدا کرنے کا عمل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے مطلب فزیکل پرابلم بھی ہیں اور نفسیاتی اور سائیکلوجیکل چیزیں بھی ہیں. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو عورت میں بانجھ پن ہے یا انفرٹیلٹی ہے وہ کتنی قسم کی ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے کتنی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیں کچھ عورتیں یہ ہوتی ہیں جن میں ہوتا ہے پرائمری انفرٹیلٹی, یعنی وہ شادی کے بعد کبھی بھی وہ پریگننٹ نہیں ہوتی ہیں, ان کے اندر کبھی بھی کنسیپشن نہیں ہوتا, تو یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور انفرٹیلٹی ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری انفرٹیلٹی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ عورتوں کے پہلے 1 یا 2 بچے ہو سکتے ہوں, یا اگر بچے نہ بھی ہوں تو 1 یا 2 دفعہ ان کا حمل ٹھہرا ہو یا پریگننسی ہو, بعد میں ہو سکتے کہ اس وجہ سے مس کیریج یا ایبورشن کا مسئلہ ہو گیا ہو, لیکن کم از کم ان میں پریگننسی پہلے ٹھہری تھی, لیکن اب کوشش کرنے کے باوجود ان کے اندر یہ چیز نہیں ہو رہی. تو اس طرح کی کنڈیشنز کو ہم کہتے ہیں ثانوی بانجھ پن یا سیکنڈری جو نا انفرٹیلٹی. اچھا, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عورت کا جو یوٹرس ہے یا فیلوپین ٹیوبز ہیں وہاں کچھ بلاکیج ہو جاتی ہے, اور اس وجہ سے بھی ان کی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنا پراپر الٹرا ساؤنڈ اسکین کروائیں تو اس میں پتہ چل سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی اسٹرکچرل پرابلم تو نہیں ہے. تو اگر آپ میں اسٹرکچرل کوئی پرابلم ہے, کوئی بندش ہے, کوئی تنگی ہے, کوئی کنجیشن ہو گئی ہے, چاہے وہ بیضادانی ہے یا فیلوپین ٹیوبز ہے, تو اس کی بھی ہمارے پاس دوائیاں ہوتی ہیں جسے ہم ان کو ڈائلیٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کا مسئلہ جو ہے نا کافی حد تک بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ بیضادانی یا جو یوٹرس ہوتا ہے عورتوں کا, جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, اس کا فیلئر تقریباً 30% کیسز کا ذمہ دار ہوتا ہے جس میں عورتوں کے بچے نہیں ہوتے. تو اگر وہاں پر اسٹرکچرل پرابلم ہے تو 30% کیسز میں اس طرح کا پرابلم بھی ہوتا ہے, جس میں ایون مینسز جن عورتوں کے ریگولر نہیں ہوتے اسی وجہ سے کہ ان کے یا تو مینسز آتے نہیں ہیں, یا اگر آتے بھی ہیں تو بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتوں کے مہینوں میں 2 دفعہ جو ہے نا سائیکل چلتے رہتے ہیں. یعنی ایک سائیکل ان کا مینسز کا ختم ہوتا ہے, دوبارہ شروع ہو جاتا ہے, تھرو آؤٹ دا منتھ ان کو اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ایمینوریا کا مسئلہ ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ان کے پیریڈز بعض اوقات 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے, اور کچھ تو ایسی ہوتی ہیں بیچاری جن کے سالوں سال پیریڈز نہیں آتے, اسکپ رہتے ہیں, اور ان میں بھی پرائمری انفرٹیلٹی جو ایمینوریا ہو سکتا ہے اور سیکنڈری ایمینوریا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کبھی کچھ عورتوں کو بالکل پیریڈز نہیں آتے, اور کچھ کو پہلے آتے تھے لیکن اب کس وجہ سے وہ بند ہونا شروع ہو گئے. تو اس کا علاج اگر آپ اپنے ہارمونس کو ریسیٹ کر کے کریں ہولسٹک طریقے سے تو بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق لیڈیز کے ساتھ ہے, خاص کر ایک بیماری جس کو ہم کہتے ہیں PCOS, جس میں اوورین سسٹس ہو جاتی ہیں, پولیسسٹک اوورین سنڈروم اس کو کہتے ہیں. اگر کسی عورت میں یہ بیماری ہے تو اس بیماری کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے ان کے ہاں جو ہے نا پریگنینسی کا ٹھہرنا بڑا مشکل ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ اور کنڈیشن جس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ہائی پرولیکٹینیمیا ایک کنڈیشن بن جاتی ہے, ہائپر پرولیکٹینیمیا, یعنی کچھ خواتین میں ایک ہارمون پرولیکٹن وہ ایلیویٹ کر جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے پریگنینسی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کچھ عورتوں میں انڈومیٹریوسس ایک کنڈیشن بنتی ہے جس میں انڈومیٹریم ایک سیکشن یا ایک حصہ ہوتا ہے لیڈیز میں, اور اس میں اوور گروتھس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ یوٹرس سے باہر ہوتی ہیں. تو وہ جو وہاں پر گروتھس ہوتی ہیں یا کسی قسم کے لمپس بن جاتے ہیں وہ بھی ایک خلل ڈالتے ہیں ایک عورت کو پریگننٹ ہونے میں. اس کے علاوہ اگر یوٹرائن میں پولپس ہو جاتے ہیں, ایڈینومائیوسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ اور مختلف قسم کی رسولیاں یا گانٹھیں وہاں پر بننا شروع ہو جاتی ہیں, یا فائبرائڈز ہوتے ہیں, تو ان بیماریوں کی وجہ سے بھی عورتوں کو جو ہے نا پریگننسی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اگر اس کی اولاد نہیں ہو رہی, بچہ نہیں ہو رہا ہے, پریگننسی نہیں ہوتی, تو وہ ڈائگنوز کرے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. اگر آپ اس کوز کو پراپر طریقے سے اسیس کریں, ایڈریس کریں, اس کا علاج کریں, تو اس کے وجہ سے آپ کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگوں میں کچھ آٹو امیون ڈیزیزز ہو جاتی ہیں جس میں ایون ڈائبٹیز بھی شامل ہے, تو وہ بھی آپ کو پرابلم دے سکتی ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں, کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں, کسی ایسی فیکٹری میں, کسی ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر ان کا کنٹیکٹ ریگولر کیمیکلز کے ساتھ ہے, جو کہ آپ کی اسکن کے تھرو, آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے اندر انہیل ہو جاتے ہیں, اور آپ کے ہارمونس کو یا اینڈوکرائن جو سسٹم لیڈیز کا ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور اس وجہ سے بھی ان کے پرابلمز بننا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ خواتین میں
PIDs پیلوک انفلیمیٹری ڈسارڈر یا ڈیزیزز ہوتی ہیں, یعنی ان کے پیلوک ریجن میں کچھ بیماریوں کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ انفلیمیشنز ہو جاتی ہیں. کچھ خواتین میں STDs ہوتی ہیں, سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے لیڈیز میں جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ ڈسچارج یا لیکوریا, ساتھ ہی ساتھ تھرش یا ویجائنل جو کینڈیڈیاسس کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو یہ بھی کچھ ایسا انوائرمنٹ وہاں پر ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ کنسیو کرتے بھی ہیں تو بچہ جو ہے وہاں پر سروائیو نہیں کر پاتا, کیونکہ وہ انوائرمنٹ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہوتا. اس کی مثال جس طرح آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کھانا بناتے ہیں اور فریج میں رکھتے ہیں اور تو وہ پریزرو ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کا فریج جہاں پر آپ نے چیز کو پریزرو کرنا ہے اس کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ کام نہیں کر رہا, تو وہ جو ہے نا روٹن ہو جائے گا اور وہ چیز بھی ضائع ہو جائے گی, اور وہ پھر ایبارشن کی صورت میں جو ہے نا سسٹم اس کو ایکسپیل کر دیتا ہے, باہر سے نکل آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ ہاں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو ایک کنڈیشن جس کو کہتے ہیں ویجینسمس, یعنی ان کی جو ویجائنل اوپننگ ہے وہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ ان کو پینیٹریٹ کرتے وقت بہت زیادہ پین ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ملاپ کرنے میں, تو اس وجہ سے بھی ان کی جو پریگنینسی کا چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اچھا, کچھ خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوائٹس کرتی ہیں, سیکشل انٹرکورس ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ جو سیمن ہوتا ہے وہ اپنے اندر ریٹین نہیں کر سکتی, یعنی وہ روک نہیں پاتی, وہ لیک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ غلط طریقے سے یا اس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ریٹینشن نہیں رہتی, یا آپ کے اندر جو فنکشنل کوئی ایسا پرابلم ہے یا ویکنس ایسی ہو گئی ہے کہ جو چیز اندر رکنی چاہیے وہ رک نہیں پاتی, وہ لیک ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی پریگنینسی ٹھہر. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اگر آپ کسی کوالیفائڈ نیچروپیتھ سے, ہولسٹک جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ انہی چیزوں کو پک کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اور اس وجہ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. جب وہ وجہ ٹھیک ہوتی ہے تو بیماریاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اچھا, کچھ لوگ بہت زیادہ میڈیسنس کا استعمال کرتے ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر اینڈوکرائن ڈسٹربنسز ہوتی ہیں, گلینڈولر پرابلم ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, موٹاپا یا بہت زیادہ وزن کا کم ہونا یا زیادہ ہونا, یہ دونوں صورتیں آپ کے لیے مشکل کر سکتی ہیں پیدائش بچے کرنے کے لیے. اور وہ عورتیں جو بہت زیادہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں, کیفینیٹڈ کافی وغیرہ استعمال کرتے ہیں, جن کی نیند بھی خاص کر اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے, تو یہ بھی کچھ وجوہات ہیں جس کو اکثر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ لوگ جو سگریٹ نوشی کر رہے ہیں یا کیفین پی رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کے اندر بہت زیادہ پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, کچھ لوگوں میں خاندانی بیماری ہوتی ہے کہ ان کے بڑوں میں بھی اس طرح کا مسئلہ تھا اور ان میں بھی اس طرح کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کچھ انہیریٹڈ کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ پریگنینسی کا ٹھہرنا آپ کی جینز میں شامل ہو یا آپ کی فیملی میں ہو, تو اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے. اچھا, کچھ دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ خواتین نے بہت زیادہ کنٹرسیپٹیوز استعمال کیے ہوتے ہیں, یعنی ماں نے حمل دوائیاں لی ہوتی ہیں اور یا HRTs وہ استعمال کرتے ہیں, ہارمونل ریپلیسمنٹ ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ جو آرٹیفیشل ہارمونز ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے سسٹم کے اندر جو پروجیسٹیرون ہے, ایسٹروجن ہے یا پرولیکٹن ہے یا اینڈروجن لیولز ہوتے ہیں, ہارمونز کو اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں, اور جب خواتین اس کام کے لیے ریڈی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بچہ پیدا کرنا ہے تو وہ نہیں کر پاتی. اسٹرگلٹی ایک اور بڑی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے لیے اکٹھی کی تھیں کہ یہ پاسبل کازز ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ کازز ہو سکتی ہیں. تو آپ اس کو پراپر آئیڈینٹیفائی کریں, اس کا علاج کریں. اچھا, اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا جو ہے آپ میں انفرٹیلٹی ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ ایک عورت جس کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا اور باوجود ہر طرح کی کوشش کرنے کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ ملاپ کرنے کے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, تو یہ ایک ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے 12 منتھ منیمم کہ آپ کے اندر بانجپن ہے یا انفرٹیلٹی ہے. تو کم از کم 1 سال کا ٹائم ہونا چاہیے, اگر اس سے کم ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن جن عورتوں کی عمر 35 سے کراس ہو جائے ان کے لیے 6 منتھس کا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک عورت 6 مہینے باقاعدگی سے ملاپ کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود حمل نہیں ٹھہرا, تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں اس میں بانجپن یا انفرٹیلٹی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی ماہواری میں بہت زیادہ irregularity آئے, اس میں بہت زیادہ پین ہو, ڈسمینوریا ہو, یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے. اور کچھ خواتین میں نے بتایا کہ ان کے اندر لاس آف ڈیزائر ہوتی ہے, لاس آف لیبیڈو ہوتی ہے, یعنی ان کے اندر کچھ ریلیجیس وجوہات ہو سکتی ہیں, کچھ معاشرتی چیزیں ہو سکتی ہیں, کچھ ان کا نفسیات ایسی ہوتی ہے کہ کچھ عورتیں اس چیز کو, اس عمل کو پسند نہیں کرتی, تو ان کے اندر ڈیزائر اس چیز کی بہت کم ہوتی ہے. جب ڈیزائر کم ہوتی ہے تو جس وقت ان کی کیمسٹری یا میاں بیوی کے ملاپ کا ٹائم آتا ہے تو ان کی ٹائمنگ کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں تو ان کی کنسیپشن بھی نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک عورت ہے اس کا جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ سپریسڈ ہے. اگر وہ سپریسڈ ہے تو اس کا بھی علاج کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے. حالانکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ایک اور کنڈیشنز کو کہتے ہیں نمفومینیا,
यानी उनके अंदर सेक्स की डिज़ायर इंतहाई लेवल की होती है। और ये भी याद रखें कि मेडिकली हम उन लोगों को ज़्यादा फिट समझते हैं जिनके अंदर हार्मोन्स ठीक होते हैं और वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, क्योंकि जब तक आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं होंगे आप औलाद या बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और यही वजह थी कि पुराने ज़माने लोगों में चूँकि स्ट्रेस कम था, उनकी खुराक अच्छी थी, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, तो वो उनके अंदर जो डिज़ायर्स थी वो भी प्रॉपर थी और वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते थे। लेकिन आजकल बहुत सारी वजूहत हैं, स्ट्रेसेस हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी ज़िंदगी में और ऐसी कमिटमेंट्स आ गई कि हमारी ख्वाहिशात कम हो गई हैं, थकावट होती है, हमारा मूड नहीं बनता, तो वो डिज़ायर भी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ होलिस्टिक में, होम्योपैथी में ख़ासकर कोई अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी डिज़ायर को अगर कम है तो ज़्यादा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड डिज़ायर्स हैं आपके अंदर जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है तो उसको कम भी किया जा सकता है, तो इसके लिए आप बाकायदा हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की बीमारी है तो आगे क्या हो सकता है, यानी अगर आप अपनी इस बीमारी को, कंडीशन को ठीक नहीं करते, तो एक तो ये है कि आपके अंदर इनफर्टिलिटी का मसला लंबा चलता रहेगा। अगर आपके अंदर एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस वगैरह की बीमारी है तो वो बढ़ती रहेगी। अगर आपको हमल ठहरता भी है तो ज़्यादातर होता है उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी जो प्रेगनेंसी है अपनी जगह पर नहीं होती, गलत जगह पर हो सकती है और उस वजह से फिर मिस कैरी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके अंदर टेंशन, डिप्रेशन, आपकी फैमिली का दबाव और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आप में हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ का इलाज नहीं करते। अब मैं आपके साथ आखिर में कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि अगर आपको ये कंडीशन है तो सबसे पहले बात हो कि आप इसकी प्रॉपर असेसमेंट करें, सेल्फ डायग्नोसिस को अवॉइड करें और प्रॉपर इलाज करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में आप अपने किचन से अपनी सेहत को जनरली बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर आप अपनी खुराक में इंप्रूवमेंट करें तो आपके अंदर हार्मोन्स बेहतर हो सकते हैं, आपकी डिज़ायर बेहतर हो सकती हैं, आपकी टाइमिंग, आपके अंदर खून की अगर कमी है तो वो बेहतर हो सकती है और स्ट्रेस अगर आपके अंदर है वो बेहतर हो सकता है। स्ट्रेस की जो जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है वो भी कम हो सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप गूगल करें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, तो ऐसी वो तमाम चीज़ें खाएं जिसके ज़रिए आपके जिस्म के अंदर से इन्फ्लेमेशन या सूजन जो है वो कम हो जाए। उसमें ज़्यादातर आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। इसके अलावा आप इस्तेमाल करें फ्लैक्स सीड्स या ओमेगा 3 जो कि फ़िश में आपको मिलती है। एवोकाडो एक फल है, वो आप इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें, बेरीज इस्तेमाल करें, होल ग्रेन्स का आप इस्तेमाल करें और फर्मेंटेड फूड इस्तेमाल करें। तो ये वो तमाम चीज़ें जिसके साथ आपको जनरली हेल्थ भी इंप्रूव होगी और आपके अंदर अगर अपना वो इन्फ्लेमेशन है तो वो कम होगी। इसके अलावा आपको ये भी चाहिए कि आप अपने विटामिन वगैरह का चेकअप कराएं। बाज़ वक़्त होता है कि आपके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज होती हैं, कोई मिनरल्स कम होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, कोई ट्रेस एलिमेंट्स कम होते हैं, कुछ वाइटामिन कम होते हैं। तो डॉक्टर चेक करे, आपका स्क्रीनिंग करे ब्लड की, उसमें अगर कम हो तो आप इस्तेमाल करें। ख़ासकर आपको औलाद के लिए फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, विटामिन डी का इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा एक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं कोएंजाइम Q10, वो आप इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 की मैंने बात की, जिंक आप इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, विटामिन बी कम्प्लेक्स आप इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर जनरल कमज़ोरी अगर है, वीकनेस है तो वो बेहतर हो सके। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसके लिए आयरन का इस्तेमाल ज़रूरी है। और अगर आपके अंदर बुढ़ापा होने का प्रॉब्लम यानी प्री मेच्योर एजिंग का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है तो आप एस विटामिन इस्तेमाल करें। एस विटामिन में होते हैं सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, तो इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अगर आपके अंदर बुढ़ापा होने का रुझान बढ़ना शुरू हो गया तो वो भी किसी हद तक कम हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप चीनी कम से कम इस्तेमाल करें, कैफ़ीन ना इस्तेमाल करें, सिगरेट नोशी ना करें और प्रोसेस जो मीट होता है, जो रेड मीट होता है जिसको उन्होंने ड्राई किया होता है या प्रोसेस करके लॉन्ग एक्सपायरी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जो कि डब्बों में खुराकें मिलती हैं, उनका आप कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो है दूध जो है, ख़ासकर गाय का दूध कम इस्तेमाल करें, प्लांट बेस्ड इस्तेमाल करें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो कि नॉर्मली हम सप्लीमेंट्स के तौर पर अपने मरीज़ों को देते हैं जो कि औरतों के लिए उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करती हैं। लेकिन डेफिनेटली हर जड़ी बूटी का अपना इस्तेमाल है, आपके सिम्टम के मुताबिक हम देते हैं। लेकिन जनरली एग्नस कास्टस एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, इसमें ब्लैक कोहोश हम इस्तेमाल करते हैं, रेड क्लोवर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं डोंग क्वाई, एक बहुत बेहतर हर्ब है जिसकी वजह से काफ़ी हार्मोन्स बेहतर हो सकते हैं। और मैका रूट ख़ासकर हम इस्तेमाल करते हैं जब आपके अंदर जिनसी रग़बत कम हो, यानी लॉस ऑफ लिबिडो हो और आपके हार्मोन्स भी कम हो। इसके अलावा जो रेड रेस्पबेरी होती है उसके ख़ासकर पत्ते बहुत ज़्यादा इसमें मदद करते हैं। तो बहुत सारी हमारे पास हर्ब्स होती हैं, लेकिन आपकी तबीयत, आपकी कंडीशन के मुताबिक हम उसको सब्सक्राइब करते हैं। किचन में अगर आप जाएँ, जिस तरह मैंने बताया, तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें, हल्दी वाला दूध पिए तो इन्फ्लेमेशन कम होगी। इसके अलावा अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला बन गया जिससे कि पीसीओएस की बीमारी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है, तो वहाँ पर आप सिनेमन या दालचीनी का इस्तेमाल करें, अदरक और मेथी दाना।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे घर में किचन में प्लांट और हर्ब होती है, जिसको हम फेनुग्रीक सीड कहते हैं, उसका आप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ मेथी दाने आप रात को पानी में भिगोएं, सुबह उठेंगे तो वो एक किस्म की पेस्ट बन जाएगी, तो वो भी आप इस्तेमाल करें, तो उसके साथ काफ़ी आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस बेहतर होंगे। तो मेथी दाना हो गया, अदरक हो गई, जिंजर हो गया, टर्मेरिक हो गई, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मली मिल जाती हैं, लेकिन ये याद रखें कि हर हर्ब या हर जड़ी बूटी या इवन जो किचन के अंदर स्पाइस है हर इंसान के लिए नहीं होती। हमने देखना होता है कि हमारी कंडीशन क्या है, और हमारी कंडीशन के मुताबिक अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन, मैं आपके साथ सबसे आखिर में होम्योपैथी की कुछ टॉप रेमेडीज़ शेयर करता हूँ, जो कि हमारे तकरीबन 90% केसेस में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, खासकर ख़वातीन जब उनमें इनफर्टिलिटी का मसला हो। तो टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जो नॉर्मली हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों और मेडिसिन हो सकती हैं, लेकिन टॉप 3 में हम देते हैं पल्सटीला, एक मेडिसिन है बड़ी टॉप की, खासकर जिनमें एमिनोरिया का मसला हो, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो या बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो, डिलेड हो, उनको प्यास न लगती हो, वो एक जेंटल किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनको आउटडोर्स एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं। तो ये निशानियाँ होती हैं हर दवाई को चूज़ करने के लिए। इसके मुकाबले में एक दवाई, उसका नाम है सीपिया। ये वो औरतें जो नॉर्मली दुबली पतली होती हैं, उनके फिगर भी अभी प्रॉपर नहीं बने होते, वो एवर्स करती हैं लोगों से मिलना, उनको लोगों से, अपने बच्चों से, फैमिली से भी बाज़-औक़ात जो है नफ़रत हो जाती है। तो अगर आप में इस तरह की पर्सनैलिटी है, आपको स्किन का भी मसला है, तो आप सीपिया मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मेडिसिन जो कि नॉर्मली हम देते हैं उन ख़वातीन के लिए जो फेयर, फैटी एंड फ्लैबी होती हैं, यानी वो मोटी औरतें जिनका वज़न थोड़ा सा बड़ा होता है, हड्डियों की उनको कमज़ोरी होती है, उनको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, हार्ट फ्लैशेस आते हैं, तो और उनको पीका होता है। पीका का मतलब उनको कच्चे चावल, कच्ची चीज़ें, पेंसिल, चॉक वगैरह खाना पसंद होता है। तो अगर आप में इस तरह की कंडीशन है, तो आपको फिर जो दवाई लेनी है उसका नाम है कैलकेरिया कार्बोनिकम। तो कैलकेरिया कार्ब, पल्सटीला, सीपिया, ये कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो कि हम नॉर्मली ख़वातीन में जब बांझपन का मसला हो तो देते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ इंटरकरेंट रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमें हर हफ्ते देनी पड़ती हैं, कुछ दिनों के बाद देनी, जिसमें थूजा हो सकता है, एक्सरे होती है, इसके अलावा मेडोराइनम है, बेसिलिनियम है। तो हर पेशेंट के मुताबिक ये कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी इसमें हम देते हैं। अब इसके अलावा कुछ लोग दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं कि बैरूनी तौर पर कुछ ऐसा काम हो कि हमें इम्प्रूवमेंट हो, तो फिर उसमें मेरे पास जब क्लिनिक हम करते हैं, फिर अरोमाथेरेपी। अरोमाथेरेपी का मतलब है कि कुछ ऑयल्स हम पौधों से निकाल के उनके तेल बनाते हैं और उनको एब्डोमिनल मसाज किया जाता है, तो वो पेनिट्रेट करते हैं। अगर नीचे कोई कंजेशन हो, लिम्फेटिक ड्रेनेज का मसला हो, कुछ ब्लॉकेज हो, पीरियड्स इरेगुलर हो, तो वो ईज़ करते हैं, कंजेशन इंप्रूव होती है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल को आप बेस बनाएं, उसके अंदर क्लेरी सेज एक एसेंशियल ऑयल होता है, जीरेनियम एक एसेंशियल ऑयल है, लेवेंडर है और फ्रैंकिनसेंस है। तो इन चार जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, इनके दो दो तीन तीन कतरे मिक्स करें, एक तेल बन जाएगा। उसको आप अपने नाक के निचले हिस्से पर रेगुलर जो है ना सर्कुलर मूव, क्लॉकवाइज सर्कुलर मूव में मसाज करें, तो इससे ये होगा कि अगर वहाँ पर कंजेशन है, कोई बंदिश है, तो वो बेहतर होगी। तो क्लेरी सेज, जीरेनियम, लेवेंडर और फ्रैंकिनसेंस इसमें काफ़ी आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और ऑयल जिसको हम कहते हैं कैस्टर ऑयल, वो भी बहुत बेहतरीन है। आप कोकोनट की बजाय उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी आपके नीचे कंजेशन को और बहुत सारी स्किन की कंडीशन को बेहतर कर सकता है। आखिर में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि आप अपने पाँव की रिफ्लेक्सोलॉजी ज़रूर करें। पाँव के अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, जब आप उनको स्टिमुलेट करते हैं, तकरीबन 2600 रिफ्लेक्स पॉइंट्स आपकी पाँव की तलियों पर होते हैं, और वही फिर आपके हाथों पे और आपके कानों में होते हैं। तो अगर आप किसी क्वालिफाइड रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं या खुद अपने हाथों की, पाँव की रोज़ाना मालिश करें, तो वो जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं स्टिमुलेट होते हैं और आपका पूरा सिस्टम रीसेट हो सकता है। आप माइंड थेरेपी करें। आप इसके अलावा जो है वर्जिश ज़रूर करें, नींद पाबंदी के साथ करें। अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कम से कम इस्तेमाल करें। वज़न को अपने बैलेंस करें, और अपने आप को जहरीली जो चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, उनसे दूर रखें। जिनसी बीमारियों से अपने आप को दूर रखें, और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे, और अगर आपके अंदर ये कंडीशन बनी हुई है कि आप कोशिश करें और आपकी औलाद नहीं हो रही, तो चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली ये एक बेसिक गाइडलाइन थी, एक बेसिक आपके लिए हेल्प थी। अगर आपको प्रॉपर कुछ इलाज करना है, तो डेफिनेटली इसके लिए बाकायदा प्रॉपर असेसमेंट होती है, क्योंकि औलाद का हासिल करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है ज़िंदगी के अंदर। और अगर आप गलत लोगों से ट्रीटमेंट करवाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन लेकर अपना इलाज करते हैं, या सर्जरीज करवाते हैं, क्योंकि अक्सर औरतों को होते हैं फाइब्राइड्स, पोलिप्स, सिस्ट्स वगैरह, और डॉक्टर्स नॉर्मली, आई एम सॉरी टू से, बाज़ क्विक फिक्सेस के लिए, या सर्जन्स या गायनेकोलॉजिस्ट मनी मेकिंग चक्कर में बहुत सारे लोगों की सर्जरीज करके, हिस्टेरेक्टमी करके यूट्रस को हटा देते हैं।
تو उसके बाद उनकी ज़िंदगी में वो जो चिराग आने होते हैं वो बुझ जाते हैं। तो आप सर्जरीज़ को कोशिश करें अवॉइड करें, पहले आप नेचुरल तरीके से होलिस्टिक तरीके से अपना इलाज करें। अगर इससे आपका मसला हल नहीं होता तो ठीक है, फिर वो सर्जरीज़ आपके लिए लास्ट ऑप्शन हो सकती हैं। लेकिन बगैर सर्जरी के भी जो इनफर्टिलिटी का मसला है, चाहे औरतों का है चाहे मर्दों का है, वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ख़ासकर होम्योपैथी और हर्बल सप्लीमेंट से हल हो सकता है। और नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे भी इंटरनेट पे रिकॉर्ड मौजूद हैं कि औरतें, एक औरत है जिसका ताल्लुक स्पेन से है, उसने 66 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया। एक औरत जिसका ताल्लुक इंडिया से है, उसने 72 साल यानी 72 साल की उम्र में, तो एज जो है एक फिगर है। नॉर्मली डेफिनेटली 50 से पहले पहले चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसे भी हमारे पास एविडेंस है कि इवन 70-75 की उम्र की औरतों ने भी बच्चे पैदा किए हैं। तो आप नाउमीद ना हो, अपना बाकायदा इलाज कराएं, चेकअप करवाएं। अगर हमसे आपको हेल्प चाहिए तो हमसे भी रब्ता करें। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ये बहुत ही कारआमद इन्फॉर्मेशन है। इसको आप बार बार देखें, और अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो टेली कंसल्टेशन के लिए आप दुनिया में कहीं से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।